हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टॉपर्स कंपनी। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म की। तो बोर्ड एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स आ सकते हैं, आज हम वो सारे डिस्कस करेंगे। तो आप एंड तक वीडियो में बने रहिए, और जिनको भी मैकेनिज्म्स लिखने में प्रॉब्लम आती है उनके लिए आज की वीडियो एकदम बेस्ट है। और एक मैकेनिज्म तो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा जरूर। चलिए, तो कौन कौन से मैकेनिज्म है हमारे कोर्स में देख लीजिए। पहला मैकेनिज्म जो आता है ये हैलो एल्केन्स चैप्टर से आता है, जिसमें हमें SN1 और SN2 मैकेनिज्म को करना होगा। और उसके बाद जितने भी मैकेनिज्म्स हैं वो सारे अल्कोहल चैप्टर से आते हैं, जिसमें हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन और ईथर, और लास्ट मैकेनिज्म है ईथर का रिएक्शन विद HI। तो ये मैकेनिज्म हमारे बेसिकली हमारे कोर्स में है बोर्ड एग्जाम में। तो आइए वन बाय वन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SN1 और SN2 मैकेनिज्म्स की। आइए बच्चे, अगर मैं SN1 और SN2 मैकेनिज्म की बात करता हूं तो देखिए, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे SN1। SN1 मैकेनिज्म में देखिए क्या होता है, पहले तो आपको इसका मतलब क्लियर होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए। तो SN1 मैकेनिज्म में ये जो S वर्ड होता है इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और 1 जो होता है वो मॉलिक्युलरिटी को डिफाइन करता है, यानी कि ये रिएक्शन होता है स्टार्टिंग में यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, अब देखिए मैकेनिज्म जो होते हैं वो स्टेप टू स्टेप चलते हैं। तो SN1 मैकेनिज्म्स के अंदर जो पहला स्टेप होता है वो होता है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। तो देखिए, अगर हम स्टेप 1 में आ जाते हैं तो सबसे पहले हमने देखिए ये RX लिया है। अब ये जो RX आपने यहाँ पे लिया है ये 3 डिग्री लिया है, और इसका रीजन भी मैं बताऊंगा कि SN1 मैकेनिज्म में जो 3 डिग्री हैलो एल्केन्स होती हैं, अल्काइल हैलाइड्स होती हैं, वो ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी इसके ऊपर काफी रिएक्टिविटी वाले क्वेश्चन भी आते हैं SN1 SN2 के ऊपर। तो ये 3 डिग्री जो 3 डिग्री जो हैलो एल्केन्स लिया है, ये सबसे पहले अपने में से, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर एक C है और यहाँ पे X है, तो वी नो दैट कि हैलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, और जिसकी वजह से इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और हैलोजन नेगेटिव चार्ज के साथ बाहर निकल जाएगा। और अगर कार्बन पे जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम कहते हैं कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन, जो कि यहाँ पर इंटरमीडिएट का काम करता है। तो ये बात में ध्यान रखनी है कि स्टेप 1 में आपने क्या करना है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करना है। और ये यहाँ पर स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप आपने पढ़ा होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि SN1 मैकेनिज्म में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, तो वो स्लो स्टेप होता है। तो फर्स्ट स्टेप इज स्लो, तो इसलिए वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आ जाएगा। अब स्टेप 2 में क्या करना है, जो आपने शुरू में कार्बोकैटायन बना लिया फर्स्ट स्टेप में, वो आपने लेना है, और उस कार्बोकैटायन पर अब आपका जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो आके उस पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशीज होती हैं जो या तो इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, जिनके पास लोन पेयर्स होते हैं, और नहीं तो ये नेगेटिवली चार्ज होती हैं। तो ये 2 मेन न्यूक्लियोफाइल्स हमारे पास रहते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ऑब्वियस ही बात है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा। और जैसे ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा तो उसके साथ ज्वाइन होकर ये बना लेगा अपना प्रोडक्ट। यानी कि बस कुछ नहीं होगा, रिएक्शन को अगर आप सिंपल वे में देखें तो हैलोजन को न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन याद रखिए अगर SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है तो ये 2 स्टेप्स में होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब हम SN1 और SN2 मैकेनिज्म्स को पढ़ते हैं तो इनके ऊपर स्टीरियोकेमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं आइडिया आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में दे देता हूं कि अगर SN1 से स्टीरियोकेमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो वो किस तरह से काम करते होंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं SN1 में स्टीरियोकेमिस्ट्री को थोड़ा समझाने की कोशिश करूं तो ये देखिए, अब यहां पर हुआ क्या था कि सबसे पहले स्टेप में ये आपका एक 3 डिग्री, मतलब ये आपका हैलो एल्केन था। अब देखो, वैसे तो हमने SN1 मैकेनिज्म के लिए मैंने बोला है कि 3 डिग्री को ही हम प्रेफर करते हैं, उसका रीजन भी मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले हम इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला जो टॉपिक है वो कवर कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप में तो वही होगा, अभी भी ये जो Br होगा ये इलेक्ट्रॉन को लेके यहां से निकलेगा, क्योंकि Br, अब जैसे मैंने पिछली बार हैलोजेंस लिया था तो यहाँ पर हमने Br रख दिया है। अब ये Br मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, और ये Br नेगेटिव के रूप में बाहर हो जाएगा, और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये बन गया आपका कार्बोकैटायन, जिसको कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसा हमने देखा था कि सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके कार्बोकैटायन पे अटैक करता है, लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री ये कहती है कि जब
SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बन जाता है जिसको इंटरमीडिएट कहा जाता है। तो सेकंड स्टेप में मान लीजिए ये आपका कार्बोकैटायन था, ठीक है, ये आपका कार्बोकैटायन था। तो इस कार्बोकैटायन पे जिस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, अब ये न्यूक्लियोफाइल लिया, देखो न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले रखा है OH-। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो OH- हमने एज अ न्यूक्लियोफाइल लिया है, ये इस कार्बोकैटायन के ऊपर दोनों साइड से अटैक करता है। ये इसके ऊपर अटैक कर सकता है फ्रंट साइड से भी, और ये इसके ऊपर अटैक कर सकता है बैक साइड पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि जब SN1 मैकेनिज्म होती है तो कार्बोकैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक करता है, फ्रंट से भी और रेयर से भी। लेकिन जब ये फ्रंट से अटैक करता है तो यहां पर एक प्रोसेस होती है जिसको स्टीरियोकेमिस्ट्री में कहते हैं रिटेंशन। और जब ये बैक साइड से अटैक करता है, ये देखिए ये फ्रंट से अटैक कर रहा है तो रिटेंशन करना है, और याद रखना है कि जब रेयर से अटैक करना है तो इन्वर्जन करना है। तो ये दो टॉपिक बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं बच्चों को कि रिटेंशन और इन्वर्जन ये क्या चीजें होती हैं। तो देखो मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं। जैसे आपने देखा कि ये आपका कार्बोकैटायन था, तो सॉरी ये आपका वो हेलोएल्केन था। तो आप इस हेलोएल्केन को देखिए, और जब इसने प्रोडक्ट बनाया, जब इस अब देखो होगा क्या, Br को हट के न्यूक्लियोफाइल लगेगा। तो यहाँ पे देखिए Br को हट के न्यूक्लियोफाइल लग गया, आपका OH लग गया। ये देखिए इस कंपाउंड को देखिए, तो Br को हटकर यहाँ पर OH आ गया। देखो यहाँ Br था, उसको हटाकर हमने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। लेकिन अगर आप देखें तो बाकी एटम की पोजीशनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। CH3 जहां था वहीं पर है, H जहां था वहीं पर है, और ये CH2 CH3 जहां था ये भी वहीं पर है। यानी कि जो कंपाउंड आपका बनेगा आफ्टर फ्रंटल अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल वो बिल्कुल सिमिलर होगा जैसा कि आपने अपना हेलोएल्केन लिया था। बस फर्क इतना होगा कि Br को रिप्लेस कर देगा कौन, OH। तो अगर स्टार्टिंग कंपाउंड जो हेलोएल्केन्स लिया और उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो भी एग्जैक्ट उसके जैसा ही नजर आता है, ध्यान से सुनिए, उसके एग्जैक्ट उसके जैसा ही नजर आता है, बस Br की जगह पर OH लग जाता है, तो उस जगह को फिर हम कहते हैं रिटेंशन। तो आपने सेम कंपाउंड बनाना है बिल्कुल एग्जैक्ट, लास्ट में बस Br यानी जो हेलोजन है उसको उठा के न्यूक्लियोफाइल लगाना है, क्योंकि तभी तो न्यूक्लियोफाइल आके उसको सब्स्टिट्यूट करेगा। तभी तो हमने इसको नाम दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहां पर आपने ध्यान रखना है कि जब हम इसके ऊपर रेयर अटैक करते हैं तो अब प्रोडक्ट देखिए ये बन रहा है। अब इस वाले प्रोडक्ट को देखो सारे बच्चे, और ऊपर वाले प्रोडक्ट को भी देखो सारे बच्चे, ठीक है। इस वाले प्रोडक्ट को देखो, इसको देखो, तो आपको लग रहा होगा कि ये इसकी क्या बन गई है, मिरर इमेज बन। देखो Br को तो OH रिप्लेस करेगा ही, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का काम ही यही है कि वो हेलोजन को आएगा और उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा वहां पर। तो हेलोजन को जब सब्स्टिट्यूट करेगा आपका OH नेगेटिव, तो ये आप देखिए कि ये इसकी बिल्कुल क्या लग रही है, मिरर इमेज लग रही है। ये देखो ये तीनों के जो कंपाउंड जो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दिख रहे थे, अब वो कार्बन के राइट साइड पर आ गए हैं, और जो Br वाली पोजीशन जहां पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना था वो राइट, वो आपकी यहां पर आ गई, लेफ्ट साइड पर आ गई है। तो ये लेफ्ट से राइट हो गए और ये राइट से लेफ्ट हो गया, तो क्योंकि वो उसका क्या बन गई, मिरर इमेज बन गई। तो अगर मिरर इमेज बनाता है, यानी जो आपने हेलोएल्केन्स लिया था वो अगर अपनी मिरर इमेज फॉर्म करता है प्रोडक्ट फॉर्म करने के बाद, तो उसको रिटेंशन, सॉरी उसको इन्वर्जन कहते हैं। और इन्वर्जन का मतलब है कि वो हमेशा रेयर अटैक से ही बनेगा। लेकिन जब यहां पर हम काम करते हैं फ्रंट से, अगर हम अटैक कराते हैं OH नेगेटिव को और उसके कारण सब्स्टिट्यूशन होती है, लेकिन जो कंपाउंड बनता है वो सिमिलर होता है बिल्कुल जैसा कि आपने हेलोएल्केन्स लिया था, तो उसको फिर हम रिटेंशन कहते हैं। तो बस इतना ही ध्यान रखना। और ये जो दो प्रोडक्ट आपस में बने हैं, अगर आप इन दोनों को देखिए, अगर आप ये प्रोडक्ट देखिए जो पहला प्रोडक्ट बना हुआ है रेयर अटैक से, और ये दूसरा प्रोडक्ट 2 नंबर देखिए जो बना हुआ है फ्रंट अटैक से, ये दोनों भी एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये देखिए ये और ये भी दोनों दूसरे की मिरर इमेज है। अगर आप देखें तो इसमें OH नेगेटिव लेफ्ट में है, इसमें OH नेगेटिव राइट में। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को फिर हम बोलते हैं इनैंशियोमर्स। क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स। तो इनैंशियोमर्स एक पेयर ऑफ कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है जो दोनों एक दूसरे की नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की एग्जैक्ट मिरर इमेज है। तो इसलिए याद रखना है कि SN1 मैकेनिज्म, जब भी SN1 मैकेनिज्म होगा तो रिटेंशन भी होगी और बोलो क्या होगी, इन्वर्जन भी होगी, और इसके साथ साथ यहां पर इनैंशियोमर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, इनैंशियोमर्स, ठीक है, इनैंशियोमर्स बनेंगे। और इनैंशियोमर जहां पे पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स बन जाता है वो राइजमिक मिक्सचर भी कहलाता है। यार देखो कुछ टर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो जहां पर पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स होगा तो वहां पर बन जाएगा क्या, राइजमिक मिक्सचर। और राइजमिक मिक्सचर जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो आपका स्टार्टिंग में जो कंपाउंड होगा वो तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसमें क्षमता होगी
कि वो क्या कर सकता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के फिनोमेना को दिखा सकता है। लेकिन जो मेन प्रोडक्ट बनेगा SN1 मैकेनिज्म के बाद वो एक राइजोमिक मिक्सचर बनता है। तो राइजोमिक मिक्सचर क्या होते हैं, देखिए मैं अगर आपको थोड़ा सा इनकी डेफिनेशंस वगैरह दिखा दूं तो ये देखिए, राइजोमिक मिक्सचर्स जो होते हैं वो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ एनैंटियोमर्स होता है, उसको राइजोमिक मिक्सचर कहते हैं। और ये ऑप्टिकली टोटली इनएक्टिव होता है। और जो एनैंटियोमर्स होते हैं वो स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं जिनकी नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज होती है। तो बस ये 2 पॉइंट आप याद रखिए बस। तो आपने क्या क्या याद रखना है कि SN1 मैकेनिज्म के अंदर रिटेंशन होती है, इसके साथ साथ इन्वर्जन होती है, यहाँ पर पेयर ऑफ एनैंटियोमर्स बन जाते हैं जिसकी वजह से राइजोमिक मिक्सचर तैयार होता है और जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि SN1 मैकेनिज्म में जब भी हम काम करते हैं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहाँ पे 3 डिग्री होता है। तो उसका रीजन होता है कि आप इसका स्टेप 1 देखिए। जब स्टेप 1 हुआ था तो वहां पर कार्बोकैटायन बना था। और अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का तो भाई आपको यह ध्यान रखना है कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो होता है वो होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और उसके लास्ट में आता है फिर आपका ये सिंपल मिथाइल कटायन आता है। ये होता है, उसका रीजन होता है हाइपर कंजुगेशन। तो एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, हाइपर कंजुगेशन। बस इतना याद रखिए। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होंगे तो ज्यादा स्टेबलाइज प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसलिए अगर हम 3 डिग्री हैलोअल्केन्स लेते हैं स्टार्टिंग में तो वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन देगा और 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाते हैं। तो इसी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वो भी स्टेबलाइज्ड होगा, वो भी आपका ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाएगा। तो इसीलिए आपने ध्यान रखना है कि 3 डिग्री हैलोअल्केन्स आर मोर रिएक्टिव। तो ऑर्डर क्या रहेगा SN1 में? SN1 में जब आप जाएंगे तो उसका ऑर्डर आपको याद रखना है कि 3 डिग्री हैलोअल्केन्स आर मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। लेकिन इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। देखिए 2 हमारे हैलोअल्केन्स मतलब कंपाउंड्स यहाँ पर और भी आते हैं जिसमें एक आपका होता है अलाइलिक और एक होता है बेंजाइलिक। तो इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको मैं दे देता हूं। देखिए अब देखिए मैंने क्या नाम लिया, एक अलाइलिक और एक बेंजाइलिक। तो याद रखिए अलाइलिक और बेंजाइलिक ये कैसे दिखते हैं सर? देखिए अलाइलिक और बेंजाइलिक कैसे दिखते हैं। अलाइलिक होता है ये CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके बाद CH2Cl, यानी जिस कार्बन पर हैलोजन लगा होगा उसके साथ वाला कार्बन sp2 होना चाहिए। और बेंजाइलिक होता है ये बेंजीन से जुड़ा हुआ कंपाउंड होता है और उसके ऊपर लगता है CH2Cl। इसको बोलते हैं बेंजाइलिक क्लोराइड, इसको बोलते हैं अलाइलिक क्लोराइड। तो ये दोनों की स्टेबिलिटी 3 डिग्री वालों से भी ज्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर आ जाता है रेजोनेंस। तो अब रेजोनेंस बनेगा भाई, जहां पे भी पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे वहां पे रेजोनेंस बन जाएगा। तो ये भी मॉलिक्यूल ऊपर वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और ये नीचे वाला भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बट इसके पास ज्यादा पाई बॉन्ड है तो ये ज्यादा रेजोनेंस करेगा। तो अब तुम्हारा जो ऑर्डर बनेगा SN1 का, देखिए वो क्या बनेगा। अब मैं फाइनल ऑर्डर बता रहा हूं रिएक्टिविटी का SN1 के अंदर क्या रहेगा। तो वो ऑर्डर आपने बच्चे अब ये याद रखना है। देखिए SN1 के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सारा चीजें यहाँ पे मैंने दिखा भी रखी हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमने दिखा रखा है। देखिए ये आपका जो जब अलाइलिक लेंगे, जब आपने अलाइलिक लिया होगा, देखो अगर आप अलाइलिक लेंगे CH2Cl ये लेंगे और ये जब क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा और ये अपना जब कार्बोकैटायन बनाएगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये ऐसा दिखेगा। तो ये रेजोनेंस बनाकर फिर ये दिखेगा। देखिए क्योंकि ये वाला पाइप इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ होगा और ऐसे ये बेंजाइलिक वाला होता है। इसको कहते हैं बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन कैसे बनेगा? जब उसमें से Cl निकल जाएगा, क्योंकि बेंजाइलिक क्लोराइड क्या था आपका? बेंजाइलिक क्लोराइड आपका ये था CH2X। तो यहां से जब X इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेगा तो फिर ये बन जाएगा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। तो ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। तो इसलिए अब आपको जो फाइनल ऑर्डर होगा वो आपने याद रखना है SN1 मैकेनिज्म का। क्या सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड होते हैं आपके बेंजाइलिक, ठीक है, उसके बाद आएंगे अलाइलिक, उसके बाद आपने याद रखना है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और सबसे लास्ट में आएगा CH3+। ये ऑर्डर के साथ आप जाना। जब भी आपको रिएक्टिविटी की बात करेंगे ना टीचर तो आपने इसी ऑर्डर के साथ जाना है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव बेंजाइलिक हैलाइड्स, उसके बाद अलाइलिक हैलाइड्स, फिर 3 डिग्री वाले, फिर 2 डिग्री वाले, फिर 1 डिग्री और सबसे सिंपल जो होता है CH3X वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो इन दोनों की स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी कार्बोकैटायन की क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं।
तो ठीक है, SN1 के ऊपर रिएक्टिविटी के भी क्वेश्चन आते हैं और स्टीरियोकेमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी मैंने इस टॉपिक में कवर कर दिया है। अगर अब हम बात करते हैं, आइए दोस्तों, SN2 मैकेनिज्म की। अगर आप SN2 मैकेनिज्म में जाते हैं तो यहाँ पर S फॉर सब्स्टिट्यूशन, यानी न्यूक्लियोफाइल आएगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है। तो देखो, अब SN1 में 1 था तो यूनिमोलिकुलर, इसमें 2 आ रहा है तो बाइमोल। सर इनमें क्या डिफरेंस हुआ? तो देखिए, जब आपने SN1 मैकेनिज्म देखा था तो उसके फर्स्ट स्टेप में एक रिएक्टेंट ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो दैट्स व्हाई ये यूनिमोलिकुलर हो गया। लेकिन इसके में SN2 आ रहा है तो यहाँ पे 2 का मतलब क्या हुआ? बाइमोलिकुलर। तो S और N तो वही रहेगा, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन 2 का मतलब यहाँ पे बाइमोलिकुलर है। तो इसके पास क्या होता है, अब देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए मैकेनिज्म में। SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप्स में होती है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप देन सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में कार्बोटाइन बनता है, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल उसको अटैक करता है कार्बोकैटायन पे। लेकिन SN2 मैकेनिज्म सिर्फ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, ये एक ही स्टेप में होता है। वहां पर बनता है इंटरमीडिएट, वहां पे कार्बोकैटायन क्या बन रहा था? एज अ इंटरमीडिएट। लेकिन यहां पर इंटरमीडिएट नहीं बनता, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट आती है। और वहां पर ज्यादा रिएक्टिव कौन से हैलोअल्केन्स थे, कौन से अल्काइल थे? 3 डिग्री है ना। तो यहाँ पर लेकिन 1 डिग्री होते हैं, या 1 डिग्री से भी सिंपल अगर आपको लेना हो तो RX आप जो ले सकते हैं वो ले सकते हैं, CH3X। तो मैंने वही टाइप का लिया है, देखो ये C हो गया, H3 और X हो गया। अब ये मेरा न्यूक्लियोफाइल आ गया। यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होगी भाई, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपका कार्बोकैटायन आएगा और आपके जो अल्काइल हैलाइड उस पर अटैक करेगा। और यहाँ पर याद रखना, हमेशा रेयर से अटैक होता है। ये देखिए, ये हमेशा रेयर से अटैक करेगा। वहां पर दोनों तरह के अटैक हो रहे थे, फ्रंटल भी और रेयर भी, बट यहाँ पे सिर्फ रेयर। ये डिफरेंसेस आप नोट डाउन करते जाइए। तो SN1 में दोनों तरफ से अटैक होता है, SN2 में सिर्फ रेयर अटैक न्यूक्लियोफाइल करता है। और यहाँ पे बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आती है जिसमें न्यूक्लियोफाइल उसमें ऐड होने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहा है, और X उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये फॉर्म्ड होने जा रहा है, और इधर वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होने जा रहा है, ठीक है। और फाइनल प्रोडक्ट आपको फिर ये मिलेगा, और X नेगेटिव देखिए बाहर हो जाएगा। तो अगर आप नोटिस करें कि जो मैंने स्टार्टिंग अल्काइल हैलाइड लिया था वो, और जो मेरे को मिला ये दोनों एक तरीके से एक दूसरे की मिरर इमेज लग रहे हैं आपको, क्योंकि देखिए तीनों H पहले लेफ्ट में थे, अब ये तीनों H कहां आ गए? राइट में आ गए, देखिए। और न्यूक्लियोफाइल तो सब्स्टिट्यूट करेगा ही X को, तो ये दोनों एक दूसरे की नॉन सुपरिम्बल मिरर इमेज बन गई। और मैंने बताया था कि जब वो एक दूसरे की इस तरह से मिरर इमेज बन जाती हैं तो फिर वहां पर बनता है इन्वर्जन। तो इसलिए यहां पर याद रखना है, क्योंकि रेयर अटैक हुआ है तो रेयर अटैक में तो इन्वर्जन ही होगा खाली। तो इसलिए SN2 मैकेनिज्म में रिटेंशन कभी नहीं होगा, क्योंकि फ्रंट से अटैक न्यूक्लियोफाइल नहीं कर पाता है, सिर्फ कहां से अटैक करता है? रेयर से। और रेयर से अटैक होगा तो इन्वर्जन होगा, जो आप इनिशियल हैलोअल्केन लेंगे और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा सब्स्टिट्यूशन के बाद, वो दोनों एक दूसरे की एक तरीके से मिरर इमेज नजर आएंगी आपको, ठीक है। अब SN2 में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है सर, वो बता दो जरा। SN2 में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है वो SN1 का जस्ट अपोजिट होता है। तो SN2 में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपका देखिए क्या रहेगा। SN2 में आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये आपने याद कर लेना है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहां पर होते हैं आपके CH3X, उसके बाद आ जाएगा 1 डिग्री, फिर आएगा 2 डिग्री और लास्ट में 3 डिग्री, ये आ जाएगा। यहां पर बेंजाइलिक और एलाइलिक की बात होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोटाइन इंटरमीडिएट की फॉर्म में बनता नहीं है। लेकिन सर अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी चेंज कैसे हो गया? जो पहले सबसे पीछे था SN1 में, वो सबसे आगे कैसे पहुंच गया? तो ये क्या कारण है? तो इसमें नया कारण आता है, नया रीजन देना। वहां पे था कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी, यानी कि SN1 मैकेनिज्म की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी पर। लेकिन SN2 में याद रखना, SN2 में याद रखना कि इस पे आता है टॉपिक एक स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है दोस्तों? अब जैसे देखिए ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं 3, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जब इस कार्बन पे अटैक करने के लिए आएगा तो हाइड्रोजन अभी स्मॉल एटम्स हैं, तो स्मॉल एटम्स क्या करेंगे? न्यूक्लियोफाइल को कम रेपल करेंगे, इसी वजह से ही सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर, अब सोचिए कि मैंने यहाँ पर कार्बन लिया और हैलोजन लिया, और यहाँ मैं 3-3 मिथाइल ग्रुप लगा दूं इस तरह से, और अगर मैं 3-3 मिथाइल ग्रुप लगा दूंगा तो भाई ये न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अटैक करने में अब दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि अब आपने बड़े बल्कि ग्रुप लगा दिए, इनको बल्कि ग्रुप कहते हैं। और बल्कि ग्रुप क्या करते हैं? इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को रेपल करते हैं, और उस रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक कर नहीं पाता इजीली। इसलिए 3 डिग्री वाले हैलोअल्केन की जो यहाँ पे रिएक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो गई यहाँ पर।
ठीक है भाई, तो सारे पॉइंट्स याद रखिए, रिटेंशन, इन्वर्जन, ये सब चीजें याद रखनी है, रिएक्टिविटी का टॉपिक याद रखना है, और मैकेनिज्म करना कैसे है। तो यहाँ पे सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और वहां पर आपने देखा था SN1 में इंटरमीडिएट बनता है ऐसा कार्बोकटायन। ठीक है भाई, तो ये था हमारा पहला मैकेनिज्म SN1 SN2। तो आइए अब चलते हैं आगे और अपने बाकी मैकेनिज्म्स को देखते हैं। तो नेक्स्ट मैकेनिज्म जो अब मैं आपको कराऊंगा, ये मैंने डन कर दिया बच्चे। अब हमारा जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है वो रहेगा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो आइए, अगर हम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की बात करें, तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का रिएक्शन पहले देख लो कि भाई, पहले देखो रिएक्शन का नॉलेज होना चाहिए। जब आपको रिएक्शन का नॉलेज होगा तो ही तो आप बात कर पाएंगे मैकेनिज्म्स की। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के अंदर क्या होता है कि यहां पर आपके पास एल्कीन होगा, तो एल्कीन ले लीजिए, और वो एल्कीन पर वाटर हम डालेंगे, क्योंकि हाइड्रेशन कर रहे हैं तो पानी आ जाएगा, और ये रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होता है। और उसके बाद यहां पर क्या होता है कि अगर देखिए ये सिमेट्रिक है तो मार्कोनिकॉफ रूल की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट अनसिमेट्रिक होगा तो पड़ेगी। बट अभी मेरा सिमेट्रिक है, क्योंकि मान लो कि मैंने इधर भी सेम अमाउंट में हाइड्रोजन्स लगा दिए इस तरह से। लेकिन अगर अनसिमेट्रिक होगा तो फिर मार्कोनिकॉफ रूल से जाना। ठीक है, तो अभी तो यहां से रिलीज होगा H+ और OH-। तो कोई भी कहीं भी लगा दो, तो मैंने ये H यहां लगा देता हूं इस वाले कार्बन पे, इसको नंबर 1 कर दो, इसको नंबर 2 कर दो, तो H+ नंबर 2 पे लग जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे 3 H हो जाएंगे, और OH नेगेटिव को हम नंबर 1 पे लगा देते हैं, तो वो CH2 के साथ OH हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, एल्कोहल। यानी कि एल्कीन का अगर आप हाइड्रेशन करते हैं तो वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब टीचर आपसे इसका मैकेनिज्म पूछेगा कि इसका मैकेनिज्म बताइए, तो आइए समझते हैं कि इसका जो मैकेनिज्म है वो आप कैसे करेंगे। तो देखिए, इसके मैकेनिज्म में सबसे पहले तो क्या आपने ध्यान रखना है, स्टेप 1 में देखिए, स्टेप 1 के अंदर यहां पर क्या होगा, पहले तो हम यहां पर एक हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, क्योंकि वाटर और पानी जो होता है वाटर होता है, और उसमें जो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाला है आपने, वो हमें H+ देता है। तो सबसे पहले स्टेप में आपने बनाना है पहले हाइड्रोनियम आयन। तो H2O में अगर H+ ऐड हो जाए तो ये रिएक्ट करने के बनाता है H3O+। इसको हम केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो याद रखना है, पहले हाइड्रोनियम आयन बना लेना। अब ये हाइड्रोनियम आयन जो है, ये जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में अटैक करेगा आपके एल्कीन के ऊपर। तो अब आपने एल्कीन लेना है अपना, ये देखिए मैंने ये अपना एल्कीन ले लिया, और इस एल्कीन पर ये हाइड्रोनियम आयन अटैक करेगा। तो हाइड्रोनियम आयन को थोड़ा सा हम ऐसे दिखाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पे 3 हाइड्रोजन्स लगी हुई हैं, और साथ में इस पे पॉजिटिव चार्ज भी है। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट कहते हैं इसको। तो ये जैसे यहां पर शिफ्ट करेगा इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे इसने यहाँ पे शिफ्ट करे मान लीजिए, ठीक है, तो अब होगा क्या, देखो उधर भी कर सकता है, हमने इधर मान लिया। अभी जो शिफ्टिंग हो रही है वो नंबर 1 कार्बन पे हो रही है, और 2 यहां पर रहेगा। तो अब आपको पता है कि जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा वहीं पर ये अटैक करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से अब देखो, इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए देखें, अगर ये बॉन्ड में यहां शिफ्ट कर दूं, तो ये आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, है ना भाई, ऐसा तो दिखेगा, ये एक्चुअल में ऐसा दिखेगा। लेकिन अब ये जब इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये जो अपना H है, ये जो H है, ये इसको दे देता है। तो आपने ध्यान रखना है कि ये जो हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, ये जाकर अटैक करेगा इस नंबर 1 कार्बन पे। ठीक है, तो देखिए अब क्या बनेगा, और ये जो रिएक्शन होता है यहाँ पे रिवर्सिबल होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए इस वाले कार्बन पे तो जाके पॉजिटिव चार्ज आ गया, सेकंड वाले कार्बन पे, तो भाई सेकंड वाले कार्बन पे तो सर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अच्छा, फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या होगा सर, अब फर्स्ट वाले कार्बन पे ये H जो है ये अटैक कर लेगा, तो इसके पास देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर एक H आ जाएगा बस इस तरह से। लेकिन अगर आप इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखें, अभी सोचिए कि यहां से H निकल गया है, यहां से अगर H निकल गया है, तो अब ये क्या बचा है, H2O, ये H2 हो जाएगा, ये इसको बॉन्ड देके निकल लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो H प्रोटॉन के रूप में यहां से बाहर हो जाएगा, और ये H2O के रूप में निकलकर यहां आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में इसने इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किया, और उससे क्या बनेगा, कार्बोकटायन। तो याद रखना, पहले स्टेप में आपको क्या बनाना है, कार्बोकटायन। कैसे बनाना है, अपने एल्कीन के ऊपर ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा, और उस अटैक की वजह से बनेगा कार्बोकटायन, और वाटर रिलीज हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, पानी का न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना है। देखिए ये सारी चीजें आप लिख लेना, जैसे यहां पर तो क्या हो रहा है,
इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो गया किसका, ऑफ H3O+ ऑन एल्कीन, और उससे आपका प्रोडक्ट क्या बना, स्टेप 1 में कार्बोकटाइन। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करें सर, अब तो देखिए स्टेप 2 में आपको क्या करना होगा, स्टेप 2 देखिए सारे बच्चे, अब स्टेप 2 में अगर आप जाएंगे तो यहां पर हमें क्या करना होगा, स्टेप 2 में आपने जो कार्बोकटाइन बनाया था वो लेंगे, अब उसके ऊपर वाटर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा फिर से, तो आपने यहां पर अब क्या लिखना है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना है ऑफ वाटर ऑन कार्बोकटाइन। चलिए अब देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक, क्योंकि वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब यहां पर मैंने जो कार्बोकटाइन बनाया था उसको बना लेता हूं पहले, तो देखो ये मैंने अपना कार्बोकटाइन बना लिया और इसके ऊपर वाटर एज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगा, तो ये इसके ऊपर यहां अटैक करेगा। अब जैसे ही अटैक यहां पर होगा ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल होता है, तो देखिए अब ये कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा, तो अब क्या होगा, इसको नहीं तो आप ऐसे लिख लो समझने के लिए, एक मिनट, इसको नहीं तो समझने के लिए ऐसे लिख लो, ऐसे, और अब ये देखिए इसके ऊपर अटैक करेगा। अब ये जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये H तो यहीं रहेगा भाई, और इसके ऊपर यहां पे जाकर देखिए अभी न्यूक्लियोफाइल इसने अटैक कर दिया, वहां पानी ने अपने लोन पेयर दे दिया ऑक्सीजन ने इसको, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे रहा है कार्बन को। ठीक है, तो अब ये इसके साथ कैसे जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा कुछ इस तरह से, O के साथ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये कंपाउंड बनेगा। देखिए दिख रहा है आपको, तो नेक्स्ट स्टेप आपने जो करना है वो ये करना है, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ वाटर होगा ऑन कार्बोकटाइन, और ये जो कंपाउंड बनता है इसको कहते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो यहां पर आपका जो कंपाउंड अब बनेगा इसको नाम देना प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर, क्या स्टेप नंबर कौन सा हो गया, 2। अब स्टेप नंबर 3 होगा क्योंकि अल्कोहल फॉर्मेशन करना है अब हमें, तो स्टेप नंबर 2 के बाद आएगा स्टेप नंबर 3। तो याद रखना 3 स्टेप में इसका जो मैकेनिज्म है वो होगा। अब स्टेप 2 के बाद आप क्या करेंगे, स्टेप 3 को कहते हैं डीप्रोटोनेशन। अब डीप्रोटोनेशन करके आप अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब हुआ कि अब H+ यहां से बाहर निकल जाएगा। तो मैंने देखे अब ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना रखा था इसको मैं ले लेता हूं। अब ये मेरा प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, ये देखिए इस तरह से। अब यहां से H+ का रिलीज करना है क्योंकि डीप्रोटोनेशन मतलब H+ निकल जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन जैसे ऑक्सीजन को देके बाहर निकल जाएगा। ओके, एरो ऐसे बनेगा। देखिए कई बच्चों को ना यहाँ पे एरो बनाना नहीं आता, एरो हमेशा उस तरह बनेंगे जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इसे ले लेगा क्योंकि ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन ये देगा और खुद H+ के रूप में बाहर होगा, क्योंकि जिसकी तरफ पूंछ होती है, देखिए ये जो एरो होता है जिसकी तरफ इसकी पूंछ होती है ना, हमेशा उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिसके ऊपर इसका हेड होता है या फेस होता है उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। तो अब जैसे इसको ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो लास्ट स्टेप में अब देखो आपको क्या मिलेगा, ये आपका बन जाएगा यहाँ पर CH, और उसके बाद ये आपका जुड़ जाएगा इसमें। देखिए अब ये मान लीजिए यहाँ से H चला गया तो OH बचेगा, तो ये आपका OH हो गया और H+ यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। तो ये जो कंपाउंड आपको आखिरी में मिल रहा है ये अल्कोहल है क्योंकि इसमें OH कनेक्ट हो गया। देखिए तो इस तरह से आपको चलना होगा, तब जाकर आप आसानी से इस मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। तो आइए बच्चे अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट मैकेनिज्म, और ये मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पिछले वाले मैकेनिज्म के रिएक्शन का एक तरीके से रिवर्स रिएक्शन है। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हाइड्रेशन किया था जिसमें हम एल्कीन से अल्कोहल बनाए गए थे। अब हम उसका रिवर्स करने जा रहे हैं, अब हम डिहाइड्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर पहले रिएक्शन देख लेते हैं फिर हम इसका मैकेनिज्म करेंगे। ये हमारा तीसरा मैकेनिज्म है जिसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन।
अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर कर हम एल्कीन फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस मैकेनिज्म को हम कैसे देखते हैं, बट पहले इसका रिएक्शन देखेंगे। तो मान लीजिए कि ये आपका अल्कोहल है CH3CH2OH जो कि होता है इथानॉल, और इसमें हम डालते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पे डलता है उसका नाम है कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और ये रिएक्शन 443 केल्विन पे होता है। ठीक है, 443 केल्विन पे ये रिएक्शन होगा आपका। अब इस रिएक्शन को करना कैसे है, तो आपने क्या करना है कि इसको जो OH के साथ वाला कार्बन है उसको मान लेना अल्फा कार्बन, और ये साथ वाला बीटा होता है। तो याद रखिए जिस कार्बन पर OH लगा होता है वो अल्फा कार्बन है, उसके साथ वाला बीटा होता है, क्योंकि ये एक टाइप का एलिमिनेशन रिएक्शन और ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर आता है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो हमें अल्फा कार्बन में से तो रिमूव कर देना है इस OH को, और बीटा कार्बन से हमें हटा देना है एक H, ताकि H और OH मिलकर वाटर बनाएंगे। तभी तो रिएक्शन का नाम क्या रख दिया, डिहाइड्रेशन, क्योंकि इसका बाई प्रोडक्ट जो होता है वो कौन होता है, वो वाटर होता है। तो इसलिए अब यहां पर क्या होगा, वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर हो गया, यानी कि H2O बन गया। अब सोचिए अगर इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है तो फिर यहाँ पर कितने H बचेंगे, पहले इसके पास 3 H थे तो एक H हट जाएगा तो बन जाएगा CH2, तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा। और अगर आप देखें यहाँ से OH निकल गया तो यहाँ पर भी CH2 हो जाएगा, और दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम हो जाएगा इथीन। तो इस तरह से आप ये रिएक्शन को देख सकते हैं, इथेनॉल से इथीन यानी अल्कोहल से एल्कीन। बट ये रिएक्शन अब हुआ कैसे है, तो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म अब हम देखेंगे। इसके मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स होते हैं, तो आइए 1 बाय 1 तीनों स्टेप्स को देखते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में देखिए क्या होगा। स्टेप नंबर 1 को हमने नाम दिया है प्रोटोनेशन। तो यहां पर आपको प्रोटोनेशन करना है अल्कोहल का, और जैसे ही आप अल्कोहल का प्रोटोनेशन करेंगे तो वो बन जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो आइए रिएक्शन कैसे दिखेगा। तो सबसे पहले हमने लिया इथानॉल, और अब ये इसको प्रोटॉन देना है, तो इसको प्रोटॉन कौन देगा, सल्फ्यूरिक एसिड। प्रोटॉन मतलब H+। अब इस वाले जो ऑक्सीजन है ये देखिए, इसको थोड़ा एक्सपैंड करके लिखते हैं हम, तो ये बनेगा CH3CH2OH, और इस वाली ऑक्सीजन के पास है देखिए 2 लोन पेयर, तो ये अपना एक लोन पेयर इस H+ को दे देगा ताकि इसको वो एक्सेप्ट कर लेगा, प्रोटोनेटेड बन जाएगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल रहेगा। अब प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा, प्रोडक्ट देखिए सभी बच्चे क्या बनना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट में आपको मिलेगा यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पर आपका आ जाएगा CH3, यहाँ रहेगा CH2। अब क्योंकि इस ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर उसको दे दिया तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि पूंछ पे हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, और उसके बाद H+ को इलेक्ट्रॉन जब मिल जाएगा तो इसके साथ बॉन्ड बना के जुड़ जाएगा, तो आपको मिलेगा O पे पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन O पे पहले से था और एक और जुड़ जाएगा। इस अल्कोहल में एक एक्स्ट्रा H ऐड हो गया है, इसलिए इसका नाम रखा गया है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो याद रखें फर्स्ट स्टेप में आपको बनाना है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, और ये रिएक्शन काफी फास्ट रिएक्शन होता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन फास्ट होता है। अगर अब हम सेकंड स्टेप में जाते हैं, तो सेकंड स्टेप को अब हमने नाम दिया है, यहाँ पे सेकंड स्टेप में हमने नाम दिया है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। तो सेकंड स्टेप में अब आपने बनाना है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। देखिए कार्बोकटायन यहाँ पे बनता कैसे है, वो बनता है जब आप इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से वाटर रिमूव करेंगे, क्योंकि इसका बाई प्रोडक्ट वाटर है। तो सेकंड स्टेप में आपको बाई प्रोडक्ट बनाना है अपना वाटर, ताकि कार्बोकटायन बन सके। तो देखिए ये हमने लिया अपना प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो हमने फर्स्ट स्टेप में बनाया था, और इसमें से अगर हम वाटर रिमूव करना चाहते हैं तो हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना होगा। अब ये बॉन्ड कैसे ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड इस तरह से इधर को बॉन्ड ब्रेक होगा ताकि ऑक्सीजन पे बना हुआ पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए और वो वाटर के रूप में बाहर हो जाए। ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल होता है, याद रखें, बट ये स्लो रिएक्शन होती है। अब सोचिए अगर ये स्लो रिएक्शन है तो ये रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन होगा। अगर क्वेश्चन आता है कि इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, तो वो सेकंड स्टेप है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि कार्बोकटायन बन जाएगा, क्योंकि पूंछ अब इस कार्बन की तरफ है। ध्यान से देख लीजिए, पूंछ जो है वो कार्बन की तरफ है, तो ये बन जाएगा अब आपका CH3CH2 पे प्लस, और वाटर यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने सेकंड स्टेप में कार्बोकटायन का फॉर्मेशन करना है विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब आता है इसका आखिरी स्टेप, और जो कि फर्स्ट स्टेप का एक तरीके से रिवर्स स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में आपने प्रोटोनेशन किया था, लेकिन अब आप स्टेप नंबर 3 में करेंगे डीप्रोटोनेशन।
डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है H+ रिमूव हो जाएगा कार्बोकैटायन में से और एल्कीन की फॉर्मेशन करेगा। तो अब हमने ये जो अपना कार्बोकैटायन बनाया था उसको थोड़ा सा यूं लिखते हैं। इस वाले कार्बन पे देखिए 3 हाइड्रोजन्स लगी हुई हैं और इस वाले कार्बन पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर अब जो CH3 वाला जो कार्बन है ये, इसमें से एक हाइड्रोजन अपनी कुर्बानी देगा और वो अपने बॉन्ड को इधर ट्रांसफर करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को। इसके पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर कर देगा ताकि वह सिग्मा बॉन्ड तो पहले से ही था, तो 2 इलेक्ट्रॉन आने से पाई बॉन्ड बन जाएगा और कार्बन पे बना हुआ पॉजिटिव चार्ज खत्म भी हो जाएगा। और देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर। अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है। अब यहाँ पर आ जाएगा CH2, क्योंकि अब एक H तो निकल गया भाई यहाँ से, तो 2 H बचेंगे और सिग्मा बॉन्ड तो पहले से ही था, 2 इलेक्ट्रॉन ने पाई बॉन्ड बना दिया, ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाएगा और CH2 बनेगा क्योंकि कार्बन पे बना हुआ पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और H पॉजिटिव रूप में बाहर हो जाएगा, प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा, ये जो नीचे H है ये बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप जाते हैं तो आप इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन करें, सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करें और थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन करके अपना एल्कीन बना लें, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर भी कार्बोकैटायन बनता है, इसलिए यहाँ पर भी हमारा जो रिएक्शन होगा वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन के हिसाब से ज्यादा स्टेबिलिटी अचीव करेगा देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, क्योंकि देखिए जहां पर भी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है तो वहां पर 3 डिग्री वाले कार्बोकैटायन ही बाजी मारते हैं क्योंकि वो हाइपर कंजुगेशन की वजह से ज्यादा स्टेबल होते हैं। चलिए बच्चे, तो अब आते हैं डिहाइड्रेशन का ही एक और मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर हम अल्कोहल से ईथर बनाते हैं, तो उसका मैकेनिज्म देखते हैं अब कैसे। बट पहले आइए रिएक्शन देख लेते हैं। तो पहले रिएक्शन देख लेते हैं। तो अब जो हमारा रिएक्शन है उसको हमने नाम दिया है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल तो होगा, लेकिन वो होगा अब ईथर की तरफ। ईथर याद होगा ROR होता है ईथर, ठीक है। अब पहले रिएक्शन देख लीजिए। तो आपने पहले इथानॉल लिया, ये देखिए इस तरह से आपने इथानॉल ले लिया CH3CH2OH और फिर इसमें आपने डाल दिया फिर से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और रिएक्शन अब होगा 413 केल्विन, बट इसके आपको इस बार लेने पड़ेंगे 2। तो याद रखना है 2 मोल इथानॉल के लिए जाएंगे, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। बाई प्रोडक्ट तो अभी भी वाटर ही रहेगा, H2O ही रहेगा और यहां बनाना है आपने ईथर। तो ईथर होता है ROR या तो RO', अभी हम सिमेट्रिक ईथर बनेगा क्योंकि हमारे जो इथाइल ग्रुप है वो सेम है यहाँ पे। तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट CH3CH2O और फिर से CH2CH3, इसी को हम ईथर भी कहते हैं और इसी का नाम है इथॉक्सी इथेन, क्योंकि ऑक्सी जो होता है वो उसका प्रीफिक्स होता है और जो हमारा रिएक्टेंट था वो था इथानॉल। तो हमने इथानॉल से क्या बना दिया, इथॉक्सी इथेन, जिसको ईथर कहते हैं। अब इसका मैकेनिज्म कैसे चलेगा देखिए। तो यहां पर बस स्टेप 2 को आपको चेंज करना होता है, स्टेप 1 और स्टेप 3 ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम होते हैं। तो याद करिए स्टेप 1 पीछे हमने क्या किया था, स्टेप 1 में हमने किया था, याद करिए, प्रोटोनेशन। तो सबसे पहले हम अल्कोहल का प्रोटोनेशन करेंगे, स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में लिखिए प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। बिल्कुल सेम स्टेप होगा, देखिए जैसे आपने लास्ट मैकेनिज्म में देखा था। तो ये आ जाएगा CH3CH2OH, इसके पास थे 2 लोन पेयर और ये आ गया H+ जो हमें सल्फ्यूरिक एसिड से मिलेगा और उसके बाद अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसको दे देगा जैसे अब लास्ट में हुआ था। अब बन जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो प्रोडक्ट बनेगा इस बार CH3CH2O, ऑक्सीजन की तरफ पूंछ है क्योंकि उसने लोन पेयर दिए हैं और 2 हाइड्रोजन उसमें कनेक्ट हो जाएगी, तो इसको कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। लेकिन आपने पीछे देखा था कि सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ था। यहां पर अब क्या करना है कि देखिए मैंने इस बार इथानॉल के कितने मोल्स लिए, 2 मोल्स। अगर आप रिएक्शन देखें तो इथानॉल के 2 मोल लिए। अब 2 मोल में से 1 मोल तो यूज हो गया जिसमें से हमने उसका प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना लिया। अब सेकंड स्टेप में जो अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल होता है वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, मतलब जो हमारा सेकंड मोल बचा हुआ था वो रिएक्ट करता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में रिएक्शन होगा बिटवीन अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल एंड प्रोटोनेटेड अल्कोहल, जिससे देखिए यहाँ पे बाई प्रोडक्ट तो देखो मुझे यहाँ पे अभी भी बनाना पड़ेगा
वाटर ही। लेकिन अब रिएक्शन हो कैसे रहा है वो देखिए। तो पहले आप लीजिए ये अनप्रोटोनेटेड एल्कोहल, मतलब दूसरा मोल ले लीजिए अपने इथेनॉल का, ये इथेनॉल का दूसरा मोल आ गया, और यहां लिखिए प्रोटोनेटेड एल्कोहल जो आपने पहले से बना रखा था। तो ये हमारे को ऐसे लिख दिया हमने CH3CH2O के प्लस और ये H और ये H। अब देखिए क्या होगा, यहां पर आपने वाटर को तो रिमूव करना ही है, तो वैसे ही रिमूव करिए जैसे लास्ट टाइम किया था। ये वाला बॉन्ड तोड़ दीजिए तो वाटर इसको यहां से बन जाएगा, ये वाटर हो जाएगा। लेकिन अब देखिए इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कोई पूंछ इसकी तरफ है, तो सोचिए इस कार्बन पे प्लस आ रहा है। जैसे इस कार्बन पे प्लस आएगा तो लास्ट टाइम इतना ही हुआ था, तो हमने कार्बोटाइन बना लिया था। लेकिन अब क्या होगा, इसी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये जो अनप्रोटोनेटेड एल्कोहल के, क्या कह सकते हैं, अनप्रोटोनेटेड एल्कोहल के जो ऑक्सीजन है ये वाला, इसके जो लोन पेयर हैं, इसके पास जो लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर इस कार्बन को दे देता है। तो एक साथ दो चीजें हो रही है, वहां से वाटर रिमूव हो रहा है जिसकी वजह से इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उस पॉजिटिव चार्ज पर ये अपने लोन पेयर प्रोवाइड कर देगा उसको, और उसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा। तो जिसकी वजह से अब देखिए क्या होगा, यहां पर आप देख सकते हैं अब प्रोडक्ट क्या बनने जा रहा है, CH3 बनेगा CH2, और ऑक्सीजन क्योंकि हमने लोन पेयर इसको दे दिए थे तो इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन उसके पास पहले से ही था, और जैसे ही इसको उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिले तो ये जो इथाइल ग्रुप है ये जाके ऑक्सीजन पे अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा CH2CH3, और बाई प्रोडक्ट आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, H2, क्योंकि H2 यहाँ से रिलीज हो गया जब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ था। और ये जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस हाइड्रोजन को अगर मैं हटा दूं तो ये ROR जैसा ही दिखेगा आपको, इसलिए इसका नाम रखा गया है प्रोटोनेटेड ईथर, क्योंकि इसमें अगर H जुड़ जाए ईथर में तो वो प्रोटोनेटेड ईथर कहलाता है। तो ये याद रखना है कि सेकंड स्टेप में क्या बन रहा है, प्रोटोनेटेड ईथर बन रहा है। अब आता है लास्ट स्टेप, और लास्ट स्टेप बिल्कुल सिमिलर रहेगा लास्ट मैकेनिज्म की तरह भी, जिसको हमने नाम दिया था डीप्रोटोनेशन। तो याद रखना है स्टेप नंबर 3 में अब डीप्रोटोनेशन होगा और उससे आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है ईथर वो बन जाएगा। तो आपने जो अब ईथर बनाया था लास्ट में, लास्ट स्टेप में, वो क्या था देखिए, अनप्रोटोनेटेड ईथर जिसको नाम दिया था, ये पॉजिटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये CH2 और ये CH3। तो ये देखिए अब ये हमने ले लिया अपना प्रोटोनेटेड ईथर। अब इसमें से आपको डीप्रोटोनेशन कैसे करना होगा, ये जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है देखिए हमेशा अपनी कुर्बानी देता है H+ के रूप में, तो ये अपना बॉन्ड इधर ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि ऑक्सीजन पे बना हुआ पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और ये अब आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर क्या, CH3CH2O, और ऑक्सीजन के जो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, कोई इलेक्ट्रॉन उसको मिल गए और H यहां से रिमूव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2CH3, और H+ यहाँ पे आपका रिमूव हो गया देखिए। तो इस तरह से अगर आप जाते हैं तो ये आपका स्टेप 3 हो जाता है, और इसको हमने नाम दिया है डीप्रोटोनेशन, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है जो हमारे को बनेगा ईथर। तो इस तरह से अगर आप चीजों को करते हैं देखिए तो आसानी से आप चीजों को समझ जाएंगे, और ये दोनों मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी के हैं, बस इसमें आपको सेकंड स्टेप पे थोड़ा ध्यान देना है, बाकी दोनों जो फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो ये था हमारा तीसरा मैकेनिज्म जो हमने कवर कर दिया। सो दूसरा मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन में दूसरा मैकेनिज्म है ये। तो आइए बच्चे अब चलते हैं हमने लास्ट मैकेनिज्म की तरफ। हमारा जो लास्ट मैकेनिज्म था वो था ईथर का रिएक्शन HI के साथ, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म में ही आता है, तो इसको भी करके जाएं सेफर साइड के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI का मैकेनिज्म कैसे करना होता है। तो देखिए अगर आप इसके रिएक्शन को देखें सबसे पहले, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने ईथर लिया। अभी सभी को पता होगा ईथर होता है ROR, लेकिन ईथर भी देखिए दो तरह के होते हैं, एक ऐसे ईथर होते हैं जो सिमेट्रिक होते हैं और एक ऐसे ईथर होते हैं जो अनसिमेट्रिक होते हैं। तो अभी जो आप ईथर यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला, ये सिमेट्रिक ईथर कहलाता है। इसको हम सिमेट्रिक ईथर इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो आपका R ग्रुप लगा हुआ है दोनों तरफ सेम लगा हुआ है, तो इधर भी सेम आ रहा है इधर भी सेम आ रहा है, तो जैसे मिथाइल मिथाइल इथाइल इथाइल ऐसा। और अगर हम ये वाला ईथर लेते हैं, ये देखिए ये नीचे जो दे रखा है, इस वाले ईथर को अगर हम लेते हैं तो इसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। तो इसको अनसिमेट्रिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो R और R लगा होगा दोनों तरफ वो डिफरेंट लगा होगा। तो ऐसे याद रखेंगे कि ऑक्सीजन के लेफ्ट राइट में सेम आ रहा है तो सिमेट्रिक, और ऑक्सीजन के लेफ्ट राइट में डिफरेंट आ रहा है, जैसे यहाँ पर एक R लगा हुआ है एक R' लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपके लिए अनसिमेट्रिक। तो रिएक्शन में होता क्या है कि जैसे हमने ईथर लिया और उसका रिएक्शन HX, अभी HX यहाँ पर जैसे हमने HI की बात कर रहे हैं,
लेकिन यहाँ पर जो HX होता है या तो हम HI यूज करते हैं या तो HBr यूज करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक होते हैं इसलिए जल्दी फास्ट रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पर आप ROR लेंगे, अभी हम HX मान लेते हैं चलिए, और HX मान लेंगे तो अब देखिए अभी तो सिमेट्रिक है तो आप कहीं से भी बॉन्ड तोड़ सकते हैं, ऑक्सीजन के इधर भी ऑक्सीजन के इधर भी। तो अभी हमने मान लीजिए ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, तो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, R पे आ जाएगा प्लस, और H पे प्लस होता है, X पे माइनस होता है। तो जिसको जहां जाना चाहिए लगा दीजिए। तो आप कहाँ जाएगा, H कहाँ जाएगा, O के पास, तो ये बन जाएगा ROH, और R के पास एक X जाएगा तो बन जाएगा RX। यानी कि एक अल्काइल हैलाइड बनेगा और एक क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। अल्काइल हैलाइड बनेगा और एक अल्कोहल बनेगा। लेकिन ये रिएक्शन तब पॉसिबल होता है जब जो आपने HX यूज किया है वो लिमिटेड अमाउंट में यूज किया है। लेकिन अगर आप इसको एक्सेस में यूज कर लेते हैं तो फिर जो अल्कोहल बनता है, ये जो ROH बनता है यहाँ पर, वो फर्दर HX से रिएक्ट करके बना लेता है RX। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ से OH निकल जाता है देखिए, और यहाँ से एक H निकल जाता है। तो H और OH मिलकर तो वाटर बना देते हैं और ये X जाके फिर RX बन जाता है। यानी कि सेकंड टाइम भी अल्काइलेट बनता है। यानी ये रिएक्शन तो हमने पहले भी किया हुआ है, अल्कोहल में पढ़ा होगा आपने या एल्कोहल में पढ़ा होगा। अल्कोहल का रिएक्शन विद HX जो होता है वो हैलोअल्केन्स बना लेते हैं। तो याद रखिए ईथर का रिएक्शन हम HX के साथ जब करते हैं तो वो अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल बनाते हैं, और अगर वो एक्सेस में होता है तो वापस वो जो अल्कोहल बनता है वो फर्दर हैलोअल्केन यानी कि अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। यही काम अगर हम अनसिमेट्रिक ईथर में करते हैं, इधर देखिए, यही काम अगर हम अनसिमेट्रिक ईथर में करते हैं तो हमारी मर्जी नहीं चलती कि हम इधर से भी बॉन्ड तोड़ दें इधर से भी तोड़ दें, फिर हमें देखना पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर जब बॉन्ड टूट रहा है, O और R का बीच का जो बॉन्ड टूट रहा है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है और R पे पॉजिटिव आ रहा है, यानी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो फिर हमें देखना पड़ता है कि विच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो उसके अंदर फिर हमें इसमें देखना पड़ता है कि हमें SN1 से जाना है या SN2 से जाना है, जो हमने पीछे पढ़े थे रिएक्शन मैकेनिज्म, वो भी यहाँ पर यूज होते हैं। तो अनसिमेट्रिक ईथर में फिर आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर RX अगर बना हुआ है तो इसका मतलब है कि इन्होंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा हुआ है। अब ऑक्सीजन पे इधर नेगेटिव आ गया, R पे प्लस, और ये H प्लस और ये X माइनस, तो R के साथ जुड़ गया X और R डैश ने बना दिया अपना अल्कोहल। लेकिन कौन सा R अल्कोहल बनाएगा और कौन सा R अल्काइल हैलाइड बनाएगा, ये डिपेंड करेगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे, रिएक्शन के मैकेनिज्म पे कि वो SN1 से जा रहा है या SN2 से जा रहा है। तो ध्यान रखिए रिएक्शन तो इस तरह से होगा, लेकिन अब इसका अगर हमें मैकेनिज्म करना है तो वो कैसे पॉसिबल होगा, आइए समझते हैं। तो इसके मैकेनिज्म को देखने के लिए आइए, तो सबसे पहला स्टेप 1 देखिए। अभी मैंने यहाँ पे जो मैकेनिज्म कर रहे हैं ये अनसिमेट्रिकल ईथर है हमारे पास। अब इस अनसिमेट्रिकल ईथर में अगर आप जा रहे हैं देखिए, तो यहाँ पर R अलग है, यहाँ पर R अलग है, इस तरफ मिथाइल लगा हुआ है, इस तरफ इथाइल लगा हुआ है, अगर आप देख सकते, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ठीक है। तो अब ये हमारा ईथर है और ये हमारा HI है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, आपका प्रोटोनेटेड टाइप का ईथर बनेगा यहाँ पर। तो ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, ये अपने लोन पेयर इस वाले H को दे देगा और जिसकी वजह से ये H इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, जैसा भी आपने पीछे वाले मैकेनिज्म्स में भी देखा होगा। तो फिर ये यहाँ पर ऑक्सीजन इस H के साथ कनेक्ट हो गया, ये देखिए, और ये बन गया एक तरीके से प्रोटोनेटेड ईथर। इसको अगर आपको नाम देना चाहते हैं तो ये प्रोटोनेटेड ईथर हो गया। और प्रोटोनेटेड ईथर बनने के साथ साथ वहां पर जो HI का I था वो आपका बाहर हो गया I नेगेटिव के रूप में, ठीक है। तो प्रोटोनेटेड ईथर बना लें फर्स्ट स्टेप में, ऐसे ही हमने पीछे भी किया था, अभी आपने देखा होगा। तो ये हमारा ईथर हो गया और इसमें H प्लस ऐड करके प्रोटोनेटेड ईथर बना लें। अब जो इसका स्टेप 2 होता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टेप 2 में अगर आप जाते हैं, अगर आप देखिए स्टेप 2 में जाते हैं तो स्टेप 2 में आपको यहाँ पर जो हमने प्रोटोनेटेड ईथर बनाया था, अब उस पर I नेगेटिव अटैक कर रहा है। ये जो I नेगेटिव यहाँ पे बना था वो इस पर अटैक कर रहा है, देखिए। लेकिन अब ये एक ट्रांजिशन स्टेट होता हुआ जाता है, मतलब यहाँ पर भी ट्रांजिशन स्टेट बनती है जैसे कि SN2 मैकेनिज्म में हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ये जो है SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता हुआ नजर आता है आपको यहाँ पे। तो ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। अब ये I नेगेटिव इसको यहाँ पे अटैक कर रहा है कार्बन पे। तो ये देखिए यहाँ पर ये I नेगेटिव आ गया, ये ऐसा लग रहा है कि इसके साथ ये बॉन्ड बनाने को हो रहा है। और ये जो O और H है यहाँ पर, ये इनके बीच का जो बॉन्ड है वो अब यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड, ये देखो, ये वाला जो बॉन्ड है ये बन रहा है और ये वाला जो बॉन्ड है इधर वाला, ये आपका ब्रेक हो जाएगा। तो CH3 और I बॉन्ड बना के क्या कर लेंगे, CH3I बना लेंगे, ठीक है, CH3I बना लेंगे। और उसके बाद जो ये बचा हुआ कंपाउंड है, ये देखिए,
ये क्या बनाएगा आपका अल्कोहल, इथानॉल बन जाएगा। देखिए यहाँ पर इथानॉल बन जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट आती है जिसमें I और C के बीच का बॉन्ड बन रहा होता है, और यहाँ वाला जो बॉन्ड होता है ये वाला O और कार्बन के बीच वाला, ये आपको ब्रेक करना होता है, और उससे फिर आपका बन जाएगा CH3I, और उसके साथ में बनेगा देखिए क्या, अल्कोहल, CH3CH2OH। तो ये हमारा अल्काइल हाइड बन गया, ये हमारा अल्कोहल बन गया। देखिए लेकिन यहाँ पर अब कुछ चीजें उन्होंने लिखी हुई है जो आपको ध्यान में रखनी है। वो कह रहा है कि जो स्टेप 1 में जब हमने रिएक्शन कर लेते हैं, तो जब हम स्टेप 2 की तरफ जाते हैं तो लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूल्स SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। दिस इन द क्लीवेज ऑफ मिक्स्ड ईथर विद टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, द अल्कोहल एंड अल्काइल हाइड फॉर्म्ड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अल्कोहल और जो अल्काइल हाइड बनेगा वो नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप पे डिपेंड करता है। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप अगर होते हैं, प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री और या 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप हमारे पास होते हैं, तो ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। यानी कि आपने देखा कि जो बॉन्ड आप ब्रेक कर रहे हैं ऑक्सीजन के लेफ्ट राइट में, तो वहां पर अगर आपको प्राइमरी या सेकेंडरी अल्काइल हाइड बन रहा है, यानी कि कार्बोटाइन जो दिख रहा है आपको बनता हुआ, वो प्राइमरी या सेकेंडरी दिख रहा है, तो आप SN2 को फॉलो करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वहां पे 3 डिग्री बन सकता है, जब आप बॉन्ड तोड़ रहे हैं ऑक्सीजन का कार्बन का, तो वहां पे 3 डिग्री बन सकता है, तो उस केस में फिर आप SN1 को फॉलो करते हैं। तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 3 डिग्री बन रहा हो तो 3 डिग्री को प्रेफर कर लें, और अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री में से कोई दिख रहा हो तो फिर उसको प्रेफर कर लें। वो चीज इन्होंने यहाँ पे बता रखी है। फिर मैंने आपको कहा था कि इस रिएक्शन में ये तो तब पॉसिबल होता है, ये तो तभी बनते हैं दोनों जब लिमिटेड अमाउंट में HI होता है। लेकिन अगर HI एक्सेस में होता है तो फिर क्या होता है, अगर HI एक्सेस में होगा तो फिर वो इथेनॉल के साथ वापस रिएक्ट कर जाता है। तो जो हम अगले स्टेप में कर रहे हैं, ये जो इथेनॉल बना है उसके साथ ये HI दोबारा रिएक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन देखिए अपना, तो यहाँ पर ये जो आपका इथेनॉल बना था ये HI के साथ दोबारा रिएक्ट कर रहा है। तो मैंने कहा था ना यहाँ पे वाटर रिमूव करना है अपने आप, तो ये अपने लोन पेयर क्या करता है, इस वाले हाइड्रोजन को दे देता है, और उसके बाद यहाँ पर ये बना लेता है पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल। जैसे हमारा प्रोटोनेटेड ईथर बना था, यहाँ प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। तो ये इथेनॉल आ जाएगा, फिर HI के साथ रिएक्ट करके H+ एक्सेप्ट कर लेगा, ये बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और साथ में I नेगेटिव बाहर हो गया, I नेगेटिव बाहर हो गया। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, ये जो आपने प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाया था, ये I नेगेटिव उसको अटैक करता है यहाँ पर, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। देखिए ये वाला बॉन्ड OH2 वाला जो ऑक्सीजन के साथ, अभी तो वाटर रिमूव होगा, तो ये वाला बॉन्ड अगर आप ब्रेक कर देंगे इधर से ऐसे, तो ये वाला जो कंपाउंड है ये तो बन जाएगा आपका CH3CH2I, और H2O आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इसी तरह से जब अल्कोहल फर्दर HI यानी के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर वो वापस अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन में चला जाता है। तो ये है इसका मैकेनिज्म। ठीक है, इस तरह से अगर आप जाएंगे 3 स्टेप्स में इसका मैकेनिज्म होगा। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात बस ये होती है कि आपको बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करना है। जैसे कि अगर आप देखें नीचे एक रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इस रिएक्शन को अगर आप देखें तो यहाँ पर आप थोड़ा समझ पाएंगे जो मैं बात बोल रहा था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन के लेफ्ट से अगर आप बॉन्ड तोड़ते हैं तो इस बॉन्ड को अगर आप तोड़ते हैं तो इस कार्बन पे प्लस आएगा, यानी कि जो कार्बोटाइन बन रहा है वो CH3 बन रहा है। लेकिन अगर मैं इधर वाला बॉन्ड तोड़ूं, आप सोचिए कि अगर मैं इधर वाला बॉन्ड तोड़ता हूं तो क्या होगा। अगर मैं इधर वाला बॉन्ड तोड़ता हूं, ये देखिए ये वाला बॉन्ड तोड़ता हूं, तो फिर इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव आएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा। लेकिन जो अब कार्बोटाइन बन रहा है ये 3 डिग्री बन रहा है। तो मैंने कहा था अगर 3 डिग्री कार्बोटाइन बन रहा है तो उन्होंने वो लिखा व्हेनेवर वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज अ टर्शियरी ग्रुप द हैलाइड फॉर्म्ड इज टर्शियरी हैलाइड बनेगा, क्योंकि इस केस में ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर जाएगा। तो अब ये वाला बॉन्ड तोड़िए, अब इसको लीजिए प्लस, इसको लीजिए माइनस, तो जो अब अल्काइल हाइड बन रहा है ये देखिए 3 डिग्री अल्काइल हाइड बन रहा है, क्योंकि आयोडीन किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे, और H किस पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे, तो ये बनेगा मीथानॉल। तो ये चीज ही समझने वाली है बस यहाँ पर। उस चीज को अगर आप समझ पाएंगे तो ही बात बन पाएगी। और इसमें एक और चीज मैं बताता हूँ, आपने इसमें देखा होगा एक एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है एनिसोल। तो एनिसोल का जब रिएक्शन HI के साथ होता है तो वहां पर भी बच्चा फंसता है। ये देखिए ये एनिसोल टाइप का प्रोडक्ट, अगर मैं यहाँ पर R को हटा के CH3 ले लेता हूँ, ये भी बहुत आता है पेपर में, अगर मैं इसको हटा के यहाँ CH3 कर दूं भाई तो ये एनिसोल ही बन जाएगा। अब एनिसोल का रिएक्शन अगर आप HX के साथ करते हैं तो यहाँ भी बच्चा कंफ्यूजन में जीता है कि भाई कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करें कि ये वाला करें। तो यहाँ पे याद रखना ये वाला बॉन्ड ही ब्रेक होगा, इस पे प्लस आएगा और इस पे माइनस। बच्चा कह रहा है ये बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक हो सकता, डू नॉट ब्रेक, ये वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक करना है आपने बेंजीन रिंग वाला, ये वाला।
क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। जब आप रेजोनेंस बनाओगे इसके, तो ऑक्सीजन जब अपने लोन पर यहाँ पे देगा, एनिसोल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखिए, तो वहां पर सी और ओ के बीच में बेंजीन रिंग का जो कार्बन है और ऑक्सीजन है उसके बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये एक्स किसके पास जाएगा, एक्स किसके पास जाएगा, देखिए एक्स आपको लगाना पड़ेगा CH3 के साथ, तो CH3X बनेगा। यानी अगर मैं यहाँ पे R को हटा के CH3X बना लूंगा और ऑक्सीजन जाके किस पर, ऑक्सीजन पे क्या लगेगी, H, तो ये बन जाएगा आपका फिनॉल। तो इसमें फिनॉल के साथ CH3X बनेगा। कई बच्चे इसका प्रोडक्ट ना ये बना के आ जाते हैं, वो बेंजीन रिंग तो बनाते हैं बट उसके ऊपर आई लगा देते हैं, आइडोबेंजीन बनाकर आते हैं। आइडोबेंजीन नहीं बन सकता है यहाँ पे, क्योंकि आइडोबेंजीन बनने के लिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए था, जो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है ड्यू टू डबल बॉन्ड करेक्टर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनिसोल। तो देखा बच्चे, मैंने आपको अब सारे के सारे जो मैकेनिज्म थे वो मैंने इस लेक्चर में कवर कर दिए हैं, जिसके अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं इस वीडियो में 4 मैकेनिज्म्स कवर करूंगा, SN1, SN2, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन और रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर उसको लाइक और शेयर जरूर किया करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी तरह की काम की वीडियो हम देते हैं बच्चों को, ताकि उनके एग्जाम में वो उनको हेल्प कर सके। और ये मैकेनिज्म जरूर करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मैकेनिज्म आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो तब तक पढ़ते रहिए बच्चे और मेहनत करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।